हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरन। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 की आंसर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी और उत्तर के क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से हर सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ठीक है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षाय, वर्षे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा। मतलब देखिए, जो वर्षा शब्द है, एक वचन बहुवचन हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, हमेशा एक वचन भी प्रयोग होगा, बहुवचन में भी एक वचन की तरह ही प्रयोग होगा वर्षा। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, क्रिया और विशेषण। तो एक वाक्य के जो घटक होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी आपका उद्देश्य और विधेय, जिसे इंग्लिश में आप बहुत बार कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, भारत में दूरदर्शन की स्थापना हुई 1925, 1959, 1969, 1993। जनसंचार आपके हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी में से क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1959। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की पहली बार स्थापना हुई। दूरदर्शन नहीं आएंगे, उसे उस समय किसी और नाम से जाना जाता था, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं आता है। तब आधे आधे घंटे का प्रसारण होता था उस पर, और दूरदर्शन को जो वास्तविक नाम दिया गया था वो दिया गया था 1975-76 में। ठीक है, उससे पहले वो किसी और नाम से हर वीक में 3 दिन आधा आधा घंटे के लिए प्रसारित होता था। ई, ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए, ई और ई का उच्चारण होता है ताल से, तो बाकी भी, और च वर्ग के जितना होता है वो क्या होता है? तालु से होता है। तो ऑप्शन बी ताला पे इसका सही आंसर होगा। डैश रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोक सूचक, समाप्ति सूचक, स्थान सूचक या टीका सूचक। तो देखिए, ये चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर एक्स एक्स, ये होता है आपका ऑप्शन ए लोक सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, टीका सूचक अलग अलग तरीके के स्टार, सर्कल वगैरह बने होते हैं टीका सूचक। दुकान में कैसा उपसर्ग है? तो देखिए, उपसर्ग क्या है पहले इसमें? तो उपसर्ग इसमें दू। ठीक है, दू उपसर्ग है आपका ऑप्शन बी हिंदी का। अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में अपनाए गए, उर्दू का, संस्कृत का। ठीक है ना। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो सरल वाक्य बताना है, तो इसका सरल वाक्य होगा ऑप्शन बी आपका दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बपौता, बापती या बपौती। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बपौती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? विद्वान, गायक, डॉक्टर या अभिनेत्री। तो कौन सा है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर मेल और फीमेल हो, डॉक्टर ये होता है विद्वान का विदुषी हो जाएगा, गायक का गायिका, अभिनेत्री का अभिनेता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगी? संज्ञा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी संज्ञा होगी। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद है? सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो अनिश्चय, निश्चय, ठीक है, निश्चय, प्रश्न, संबंध, और 2 और होते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो देखिए, 3 चीज होती है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो होता है प्रविशेषण।
ठीक है, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष यानी किसकी विशेषता बताई गई है? तो विशेषता बताई गई है पानी की। ठीक है, निम्न में से कौन अविकारी होता है? ठीक है, अव्यय, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, विशेषण में भी विकार होते हैं, संज्ञा में भी और सर्वनाम में भी, लेकिन अव्यय में कोई विकार नहीं होती है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है सोम, वर्ण, द्विज या फिर श्रेष्ठ, यानी ऐसा शब्द जो चंद्रमा का भी पर्यायवाची हो और ब्राह्मण का भी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द्विज। ठीक है, द्विज चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का भी, साथ ही साथ पक्षी का भी पर्यायवाची होता है द्विज। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है संयुक्त, संधियुक्त, अज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, समस्त, अभ्यस्त। ठीक है, तो इसका होगा सही दृष्टि से शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म चुनना है हमें। ठीक है, संयुक्त का विलोम तो संधियुक्त नहीं होता है, संयुक्त का विलोम होता है पृथक। अज्ञ का होता है विज्ञ, समस्त का होता है असमस्त, असमस्त, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनंत, पिशून, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो देखिए ऑप्शन डी तो सबसे पहले भार हो गया क्योंकि महेश और रमेश दोनों ही अलग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भार। फिर अग्नि, पावक, अनल। ठीक है, अग्नि, पावक, अनल, पिशून। पिशून अग्नि का पर्यायवाची है, पिशून मतलब तो होता है राक्षस, एक तरीके से कहेंगे। पिशून का मतलब होता है सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। तरणी मतलब होता है नाव, तरणी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी, तो ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी शेर के पर्यायवाची है, तो ये एक वर्ग शुद्ध होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर। कूद कूद मछली बगुले की खाए का अर्थ है विपरीत कार्य होना, बेसमझी का काम करना, अधिक घमंड करना, दुर्लभ होना। कूद कूद मछली बगुले की खाए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विपरीत कार्य करना। देखिए मछली बगुले को थोड़ी आती है, बगुला मछली हुआ था, विपरीत कार्य हो रहा है, कूद कूद मछली बगुले को खाए, बगुले की खाए। तो पर 12 उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन की उर्वशी बे उर्वशी समान। इस अवतार में कौन सा अलंकार है? देखिए उर्वशी उर्वशी आया, लेकिन एक शब्द दो बार आया, दोनों मतलब अलग होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यमक अलंकार। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नरूप हरि, महामोहन तम कुंज जासु, वचन रवि कर निकर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां है आपकी ऑप्शन डी तुलसीदास जी की। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान था। क्या होगा? तो ये होगा अपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। देखिए उपेक्षा उपेक्षा भार, अपेक्षा अपेक्षा भार, अपेक्षा और अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। तो रामू की उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा। तो ऑप्शन बी उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना। ठीक है, तो रामू की अवहेलना इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी तुलना में अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ये थे हिंदी क्वेश्चन। अब उत्तराखंड के, तो देखिए मुझको पहाड़ प्यारे हैं किसकी रचना है? मुझको पहाड़ प्यारे रचना है आपके ऑप्शन सी चंद्र कुमार बर्तवाल की। मनोहारी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो मनोहारी बुग्याल स्थित है आपका बागेश्वर में। भारत माता मंदिर की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपकी ऑप्शन ए 1983 में स्वामी मित्रानंद द्वारा। स्वामी मित्रानंद, स्वामी मित्रानंद द्वारा। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी सुभाषिनी बर्तवाल। ठीक है, जॉर्ज कमेटी का संबंध किससे है? जॉर्ज कमेटी का संबंध है आपके ऑप्शन ए उधम सिंह नगर से। जॉर्ज कमेटी ने सर्वे किया था, कहा था कि उधम सिंह नगर को भी उत्तरांचल जो उस समय राज्य बना था हमारा उत्तराखंड, उसका भाग होना चाहिए। किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया टोला डाडा में अपनी राजधानी की स्थापना की? किसने करी थी? ये करी थी आपकी बालो कल्याण चंद ने। ठीक है,
राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस लड़ाई के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? किस लड़ाई के लिए किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, नेवे चैपल के लिए। ठीक है, जो युद्ध था जिसमें उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उस युद्ध को नाम दिया गया था नेवे चैपल। उत्तराखंड का कितना क्षेत्रफल पहाड़ी क्षेत्र में आता है? तो उत्तराखंड का 86.07 क्षेत्रफल पहाड़ी क्षेत्र में आता है। किस मंदिर में वो सैनिकों का रक्षक माना जाता है? काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, हाट कालिका मंदिर। टिफिन टॉप किस स्थान पर स्थित है? टिफिन टॉप स्थित है आपका ऑप्शन डी, नैनीताल में। ठीक है, ये एक जगह स्पॉट है नैनीताल के बीच जहां पर रेस्टोरेंट है। केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, उखीमठ। उखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। यहीं पर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ था। उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? पर्यटन नीति की घोषणा हुई थी आपकी ऑप्शन ए 26 अप्रैल 2001 को। बुढ़ा केदार, ठीक है ना, बालगंगा और धनगंगा के संगम पर है बुढ़ा केदार। माना जाता है पांडवों को यहाँ पर वृद्ध रूप में शिव जी ने दर्शन दिए थे। बुढ़ा केदार के पास कौन सा ताल स्थित है? कौन सा ताल स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी, अप्सरा ताल। ठीक है, बात करेंगे यम ताल की, तो ये सदैव बर्फ से ढका रहता है, सदैव बर्फ। ठीक है, बासुकी ताल की बात करेंगे तो लाल रंग का जल, लाल रंग और नीले कमल के लिए, नीले कमल। और भाषा ताल की बात करेंगे तो भाई बहन का ताल, भाई बहन। ठीक है, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है आपका ऑप्शन बी, ट्रेल दर्रा। ठीक है, ट्रेल दर्रा जोड़ता है। नीति दर्रे की बात करेंगे तो यह चमोली और पिथौरागढ़ के बीच, चमोली और पिथौरागढ़। लास्ट वाली बात करेंगे तो यह है चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच। कालिंदी है उत्तरकाशी और चमोली के बीच, उत्तरकाशी चमोली। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, मंसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। करीबन 11 किलोमीटर, 10 पॉइंट कुछ है लेकिन 11 कर देते हैं। और सबसे बड़ा है केदारनाथ 957। ठीक है, फिर है अस्कोट, अस्कोट है 600 और गोविंद है अराउंड 525। ठीक है, उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका रुड़की में। 1953 में से संस्थान का दर्जा दिया गया था। नैनीताल रोपवे कब बना? 1996, 1986, 1958 या 1985? तो नैनीताल रोपवे बना था आपका 1985। हाँ जी बिल्कुल, 1985 में बना था। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री स्थित है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये स्थित है आपकी कहाँ? नैनीताल में। गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर कब पड़ा? तो ये पड़ा आपका ऑप्शन सी 1989 में। ठीक है ना, और 2009 में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। उजली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन बी, थारू से। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में युद्ध नृत्य का एक रूप है या है? पौड़ा, सरोज, छोलिया या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी ही है, मतलब ये एक ही नृत्य है जिनके अलग अलग जगहों पे नाम है। पौड़ा भूटिया द्वारा किया जाता है, सरोज कुमाऊं में और छोलिया गढ़वाल में किया जाता है। तुगेल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ, सिर, कान या फिर नाक? तो तुगेल पहना जाता है आपके ऑप्शन सी, कान में। हंसा मनराज किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, भारोत्तोलन? तो यह भार होगा, भारोत्तोलन। ऑप्शन डी भारोत्तोलन संबंधित है। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है कौन? हंसा मनराज। उत्तराखंड के किन जिलों में ग्रेफाइट के भंडार प्रमुख रूप से मिलते हैं? बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल? तो अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल में मिलता है। ये प्लेट आती है, आप देखेंगे अगर मैप के हिसाब से पूरी प्लेट है जहाँ ग्रेफाइट के भंडार मिलते हैं।
कोटली भेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपकी भागीरथी नदी पर। कुलिंद शासकों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में किसका चित्र अंकित है? मृग और लक्ष्मी, कुबड़ा बैल, त्रिशूल धारण किए हुए भगवान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुलिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी? पहली है अमोघ भूति, फिर है अल्मोड़ा, फिर है छत्रेश्वर। ठीक है, तो अमोघ भूति में है मृग और लक्ष्मी, अल्मोड़ा में है कुबड़ा बैल और छत्रेश्वर में है त्रिशूल धारण किए हुए भगवान। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कुबड़ा बैल। प्राचीन गोविशान या गोविशान किस नदी के तट पर है? तो गोविशान स्थित है आपका ऑप्शन बी, ठेला नदी के तट पर। ठीक है, गोविशान मतलब होता है गाय के सिंह। कहा जाता है ये जो जगह है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है। हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो हरदेव जोशी ने थौहार चंद को माना है चंद्रवंश का संस्थापक। पहाड़ हरा भरा सोसाइटी किस जिले में है? पहाड़ हरा भरा सोसाइटी स्थित है आपकी देहरादून में। ठीक है, अगस्त 2021 में उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया है? ये किया गया ऑप्शन बी आपकी वंदना कटारिया, जिन्होंने हाल ही के ओलंपिक हुए थे जो उनमें एक हैट्रिक गई थी, इस वजह से इन्हें हैट्रिक गर्ल्स के नाम से भी अब जाना जा रहा है। स्नेहा राणा और एकता बिष्ट की बात करेंगे तो ये दोनों ही क्रिकेट खेलती है। साथ ही साथ कल्पना सैनी की अगर बात करेंगे तो अभी हाल ही की आपकी नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद है कल्पना सैनी। कवि भरत किस परमार राजा के राजकवि थे? कवि भरत थे आपके ऑप्शन ए मान शाह के राजकवि। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके ऑप्शन ए एनडी तिवारी को। भिंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो भिंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह, गुरु गोविंद सिंह और बादशाह, गोरखा और बलभद्र शाह, माधव सिंह मंडारी और तिब्बतियों के बीच। तो ये हुआ था ऑप्शन ए आपका गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। उत्तराखंड के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया? देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल या फिर मसूरी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देहरादून। ठीक है, गोरखाओं का तीसरा सूबेदार कौन था? चौधरी वंशा, अजम सिंह थापा, काजी नरशाही या फिर जोगमल शाह? तो देखिए जोगमल शाह तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा कौन था? अजब सिंह थापा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दे दिया? बाबा उत्तराखंडी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी निगमानंद या जयदत्त वेला? ऑप्शन सी स्वामी निगमानंद इसका सही उत्तर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद करिएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे कौन थे? ये थे आपके रघुनंदन सिंह टोलिया यानी RS टोलिया। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था कौन था? तो देखिए अच्छे काम एक ही व्यक्ति ने करा। वैसे तो सभी कमिश्नर से बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारे हित में किसी ने काम किया तो वो क्या था? ऑप्शन ए रैमजे ने। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है किसका? तो ये करता है भूगर्भिक सर्वेक्षण पर। ठीक है ना। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी आपकी ऑप्शन सी प्रताप शाह ने। किसने करी थी? ये करी थी आपकी किसने? प्रताप शाह ने। ठीक है, प्रताप शाह ने करी थी पुलिस विभाग की स्थापना। ये थे उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले से बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फ्री प्रैक्टिस सेट, इसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी के आपने देख लिए होंगे। हम बात करेंगे जीएस पार्ट की, जिसमें 40 क्वेश्चन प्लस कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। एक लोक कल्याणकारी स्टेट का क्या उद्देश्य है? ये हैं 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ा है और उसमें आपने भाग 4 पढ़ा है, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, तो उसमें आपको बताना है कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन, कहा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें भारत के बारे में कहा गया है कि भारत एक कैसा तंत्र है, भारत में संविधान का क्या उद्देश्य है, या भारत में जो तंत्र है वो किस प्रकार का है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा संविधान के विदेशी स्रोत, उसमें बताया गया है कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था ली है। राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, जिसमें राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका की शासन प्रणाली से भी तुलना कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है ना। जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसका अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा आर्टिकल उसको बताता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर है 324। अब मेरी एक बात समझिएगा कि जो पहले चुनाव आयुक्त थे, कई बार इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो नाम है सुकुमार सेन, यही थे पहले चुनाव आयुक्त। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आगे देखिए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं सदन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ लीजिए, उच्च सदन कौन सा है। मतलब देखिए, अगर राज्य विधान पालिकाओं की बात करें तो वहां 2 होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधान परिषद को ही हम उच्च सदन कहते हैं राज्य विधान मंडल का। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। 17वां का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। ये जो आदेश होता है ये राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो विधानसभा का सत्र आहूत करना, 17वां करना, या आप इसको इस तरीके से समझिए कि सत्र को या पूरी विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। विधानसभा अध्यक्ष केवल और केवल क्या कर सकता है, तो वो स्थगित कर सकता है, उसके पास स्थगन करने की शक्ति होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो है आर्टिकल 214 में। अब इसमें सवाल समझिएगा क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ अगर मैं राज्यों की बात करूं तो वो 28 हैं, और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो वो 8 हैं, लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो हैं 25। इसका मतलब काफी सारे हाई कोर्ट ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा राज्यों को कवर करते होंगे या कुछ केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते होंगे। वही सवाल यहाँ पूछा गया है कि कौन सा उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ डील करता है। यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंबई। बंबई की बात करें तो ये दादर, नागर हवेली, दमन और द्वीप को, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये गोवा को भी कवर करता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए, संसद के द्वारा कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। संसदीय समिति इन्हें कहते हैं, संसदीय समिति इन्हें कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है जिसे कहते हैं प्राक्कलन समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति, दूसरा होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, यहाँ पर सवाल है दोनों के कार्यकाल को लेकर के, प्राक्कलन को। तो देखिए दोनों का ही जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 साल। कार्यकाल कितना होता है, 1 साल होता है दोनों का। ठीक है, तो आंसर तो ये हो गया 1 वर्ष। आ रही है बात समझ में। अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूं मेरे भाई, सदस्य की बात करूं तो ये होते हैं 30 और ये होते हैं
22 याद रहेगा। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय, अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका रिटायरमेंट आपको बताना है, रिटायरमेंट एज। तो देखिए हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 साल। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, क्या ये सही है? नहीं। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है, तो बिल्कुल ध्यान, जो भी मंत्री परिषद बनती है उसका प्रमुख ही प्रधानमंत्री होता है, यही आंसर है। आगे देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, किसको? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। बहुत आराम से समझिएगा क्यों कहते हैं ऐसा, तो ध्यान रखिएगा। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि आंसर हो जाएगा बी और सी। देखिए विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? तो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। आ रही इतनी बात समझ में? ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का है? देखिए इसका मतलब, आकार का मतलब यहाँ पर है क्षेत्रफल के मामले में। किस मामले में है? क्षेत्रफल के मामले में। तो देखिए क्षेत्रफल के मामले में विश्व में रूस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, और इसी तरीके से अगर आप चलते जाएंगे तो छठे नंबर पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 7वें नंबर पर हो गया भारत। 7वें नंबर पर कौन हो गया? भारत। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देशांतर रेखा, देशांतर जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों में से जो पहला है वो है यूपी और इलाहाबाद, इलाहाबाद का नैनी, इलाहाबाद का नैनी, या कई बार मिर्जापुर का नैनी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश क्या है? तो ध्यान से समझना। देखो जब हम हिमालय को पढ़ते हैं तो ये है पार हिमालय, या इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, पार हिमालय कह दो या कह दो ट्रांस हिमालय। उसके ठीक नीचे अगर बात करें तो कहते हैं महान हिमालय। ठीक है, क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। उसके अगर बात करो तो कहते हैं लघु हिमालय होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके भी नीचे अगर चले जाओ तो इसे कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शिवालिक। आई बात समझ में? तो अगर हिमालय का पर्वत पदिया मतलब सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलो, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है कौन सी? ध्यान से समझना, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। राजस्थान में फैली है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचती है अरावली। सबसे नवीन कौन सी है? नवीन है शिवालिक। हिमालय पर कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। कैसी? वलित, फोल्ड होकर के बनी है। ठीक है, विंध्याचल जो है, विंध्याचल अगर मैं बात करूं तो राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास अगर आप देखोगे तो आपको विंध्याचल मिलेगी टॉप पे। ठीक है, विंध्याचल मिलेगी टॉप पे, विंध्याचल श्रेणी यहाँ पर मिलेगी। आ रही बात समझ में? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस छोटे से छोटा बने और कम टाइम में आपके 100 के 100 सवाल हो पाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? सर्वाधिक रेशम पैदा करता है, तो क्या 4 ऑप्शन में से छाट लोगे क्या? आंसर है कर्नाटक। याद कर लो, रट्टा मार लो, इसी को जाना जाता है अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन उठाओ। 4 ऑप्शन में से देखो तो मैंने आपको एक बार बताया था कि हमेशा आप क्या याद रखें? दाल चीनी याद रखें। क्या याद रखें? दाल चीनी। तो दाल चीनी कहाँ? कानपुर में। दाल दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। तो दाल चीनी कहाँ मिलेगी मेरे भाई? कानपुर में मिलेगी। याद कर लो, रट्टा मार लो। आगे देखो, यहाँ किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? देखिए यही तो सच है कि सूर्य जो है वो यहाँ पर है और बाकी सभी ग्रह
बाकी सभी ग्रह और पृथ्वी भी क्या कर रही है, उसके चक्कर काट रही है। इसी को हम सौर मंडल कहते हैं मेरे भाई। ये किसने कहा था, क्योंकि पहले ऐसी एक संकल्पना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें कहा गया कि पृथ्वी केंद्र में है और सब उसका चक्कर काट रहे हैं। तो ध्यान देना मेरे भाई, कॉपरनिक्स ने 1514 में एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था लिटिल डॉक्यूमेंट्री। क्या नाम था? लिटिल डॉक्यूमेंट्री इसका नाम था। और लिटिल डॉक्यूमेंट्री अगर इसका नाम था तो कॉपरनिक्स ने सिद्धांत दिया था मेरे भाई। ठीक है, आगे समझो। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 4 ऑप्शन, चारों मरुस्थल है। कौन सा? गोभी की अगर बात करूं तो चीन और मंगोलिया लिख करके आना, चीन और मंगोलिया लिख करके आना। कालाहारी अफ्रीका में है मेरे भाई, अफ्रीका में है मेरे भाई। और सहारा भी यही है मेरे भाई। थार की बात करें तो भारत में है। और यही जो मारुथल है यही हो जाएगा इसका आंसर। थार मरुस्थल जो है वो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। आ रही बात समझ में? ध्यान से समझो, आराम से पढ़ो, ये पेपर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, इससे ज्यादा और क्या लोगे। उत्तराखंड के साथ साथ किसी भी जीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए मेरे भाई। आराम से इसे टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड करो और इसे पूरी तरीके से कवर करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कुछ प्रकार की विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, वो एक पर्टिकुलर जगह में पाई जाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रेरीज कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही। पंपास कहाँ होते हैं? दक्षिण अमेरिका। यूरोप कहाँ होता है? स्टेपीज कहाँ होता है? स्टेपीज यूरोप में, बिल्कुल सही। तो वेल्ड कहाँ होते हैं? वेल्ड, ये गलत है। ठीक है, यानी कि सही आंसर तो ये हो गया, सही आंसर तो ये हो गया वेल्ड, क्योंकि वेल्ड कहाँ होता है? वेल्ड होता है दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड होता है दक्षिण अफ्रीका में। ये आप याद रखेंगे। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 2011 के हिसाब से ये है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। पहली बार जो नियमित जनगणना थी, नियमित वो हुई थी 1881 में, और इससे पहले एक जनगणना हुई थी 1872 में मेरे भाई। ठीक है, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझो। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। देखो, भूकंप, पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है और भूकंप पीएसएल वेव्स होती हैं इनकी। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात मेरे भाई ये कि पृथ्वी पर जब ये भूकंप आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से। लेकिन सबसे पहले अपने मूल केंद्र से, अपने मूल केंद्र से इसकी उत्पत्ति होती है। जहां सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं एपीसेंटर, उसे कहते हैं एपीसेंटर, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद ये, इसे अगर देखें तो 81 के बाद और 82, ये थोड़ा सा रिपीट कर गया है, रिपीट कर गया है, तो हम इसे यही आंसर मान लेते हैं। शायद इसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ चला गया, कोई बात नहीं, आगे समझो। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, इसको समझना। ये क्या है? इसे बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में ये प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ था मेरे भाई, स्टार्ट हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्योंकि भारत आज़ाद जो संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद भारत के ऊपर कई सारी जिम्मेदारी थी, तो सभी समुदायों का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ। आ रही इतनी बात समझ में? आगे चलो, अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ अधिनियम का कब प्रभावी हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 2006 में ये लागू हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, याद रखना। ठीक है, आगे है निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बोला जाता है, जिसे एक्जिम। देखो इसको ऐसे लिखते हैं और कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। इस एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, निर्यात। इसका मतलब होता है आयात करना, इंपोर्ट करना। ठीक है, बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यही इसका आंसर है, 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब कुछ रीजनिंग के सवाल है, आराम से समझना। इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, हम डायरेक्ट आपको समझा देंगे, समझना। देखो ये है 5 मेरे भाई, ये है 7, ये है 9, 13 और 16। अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो ये 6 हो रहा है, इसको देखूं तो ये 9 है, और इसको देखूं तो 12, और इसको देखूं तो 17, और ये है 21। अगर आप इसमें से देखो तो +1 करेंगे। 7 को अगर 9 बनाना हो तो +2, 9 को अगर 12 बनाना हो तो
9 को अगर 12 बनाना हो तो 3 प्लस करेंगे, और 13 को अगर 17 बनाना हो तो 4। मतलब हर नंबर पर 1 2 3 4 हो रहा ऐड। तो देखो f को अगर f 6 है +1 कर दो, +1 करोगे 7 हो जाएगा। h होता है 8, +2 कर दो तो 10 हो जाएगा मेरे भाई। j होता है 10, +3 कर दो तो ये हो जाएगा 13। और इसी तरह से L 12 होता है, +4 कर दो तो हो जाएगा 16। और ABCD की भाषा में ये जो 7 होता है, ये 7 होता है, इसे बोलते हैं G, इसे बोलते हैं J, इसे बोलते हैं M, और 16 को बोलते हैं P। EJM P हो जाएगा इसका आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग सभी लोग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये और एक आसान सवाल कांस्टेबल के लेवल का। N का मतलब है 14, M का मतलब है 13, X और Z का मतलब क्या हो जाएगा। तो अगर आप ABCD A से 26 तक जानते हैं तो ये सीधा सीधा बन रहा है। X का नंबर 23 होता है, Z का नंबर 26 होता है, आंसर हो गया यही वाला। तो 23 और 26 इसमें कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। 23 और 26, ओ माफ करना, x होता है 24, ठीक है, x होता है 24, गलती में हो गया कभी कभी। 23 तो W का होता है, 24 और 26 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कोई छात्र, मैं डायरेक्ट पढ़ के कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ें और ट्राई करें, मैं फटाफट आंसर भी आपको बताता चलूंगा। अगर आप इसको कर रहे हैं अभी देखते हो तो वीडियो को रोक लीजिए, पहले से कर लो फिर आंसर जानना। कोई छात्र 30 मीटर दक्षिण चलता है, 30 मीटर दक्षिण चलाते हैं, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वो 20 मीटर चल रहा, 20 मीटर चल रहा, ठीक है, ये 30 मीटर है। और फिर बाईं ओर मुड़कर, इधर से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, 30 मीटर चलता है, मतलब यहां पर आ गया। 30 मीटर चलने के बाद पहले से कितना दूर है, तो यहां से यहां तक चला था, तो ये सारा का सारा 30 मीटर था, ठीक है, ये 30 मीटर था। अब वो ऐसे में अगर चला है तो ये भी 30 मीटर, तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर बराबर, ये पूरा 30 मीटर था, ये बराबर था 20 मीटर के, बचा कितना 10 मीटर। तो पहले से दूरी से कितना है 20 मीटर है, 30 80 20। अच्छा एक बार क्रॉस चेक कर लें इसे, ताकि कहीं आंसर में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता है, ठीक है, होता है। तो 20 30 30, तो 10 मीटर इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा 10 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, इसका ट्रिक है, याद करेंगे इसको। देखो पूछा गया, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। मतलब समझना कि भैया एक दर्पण में हम देख रहे हैं, एक दर्पण में जब हम देख रहे हैं तो 9:30 हो रहा है, तो 9 बजे दर्पण में देख रहे हैं, घड़ी में कुछ और समय, तो ये समय कैसे निकलता है। देखो दर्पण का जब भी क्वेश्चन आए, जो भी समय दिया हो उसको किससे घटा दो, उसको घटा दो 11:60 से। आ रही बात समझ में। तो 9 से 9:30 को जो समय दिया है उसको किससे घटाना है 11:60 से। यूनिक ट्रिक है, काम चल जाएगा। इस ट्रिक से आपके लगभग सवाल हो जाएंगे। इसको पूरा समझने के लिए प्रांजल सर की क्लॉक की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो इसका समय आएगा इतना, 2:30। ये वास्तविक समय होगा। और जब इस 2:30 को हम अगर दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, 9:30 दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, कभी कभी होते हैं, तो ऐसे बन सकता है। तो याद कर लो कि ऐसे समय को किससे घटाया जाता है, 11:60 से, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो सॉल्व करने लायक है, समय लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो बोला एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 70 वर्ष है। तो जो ऑप्शन 70 वर्ष दे रहा है वही होगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से समझो, सभी में 70 आ रहा है। अब ध्यान से देना, उसने कहा कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी, ठीक है। अगर मैं 10 वर्ष बाद की बात करूं तो देखो यहाँ के हिसाब से 60 साल और इसकी 20 वाले ऑप्शन के हिसाब से 30 साल, तो 10 साल बाद आधी होगी, ये हो जाएगी आधी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूं, इसमें मैं 10 जोड़ दूं और इसमें भी मैं 10 जोड़ दूं, तो ये 35 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। क्या ये आधी हो रही है, गलत। अगर मैं यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 जोड़ दूं, क्या ये आधी होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ 10 जोड़ दूं, यहाँ 10 जोड़ दूं, क्या ये आधी होगी, नहीं। तो ऑप्शन मैंने इसको इस तरीके से किया, आप जिस भी तरीके से करें ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है। आगे चलो, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, कौन थे लेखक, लीलावती की गणित की पुस्तक है। बड़ी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। कौन हो जाएगा, भास्कराचार्य, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पुरस्कार है वो स्थापित वर्ष है, बताना है कौन सा गलत है, ध्यान से समझना। आगे चलते हैं, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, ये इसका आंसर है। गलत चुनना है, ये इसका आंसर है। भारत रत्न कब स्टैब्लिश किया गया, 1954 में, 1954 में आया,
ठीक है, आगे देखो, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? हालिया दिनों में एग्जाम में आया था। लता मंगेशकर जी की जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ होती है तो उससे संबंधित जो उसको जो पुरस्कार, अवार्ड या उसकी जो ख्याति है उससे रिलेटेड सवाल आता है। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। बलबन, अगर मैं बात करूं गुलाम वंश की, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश, कौन सा वंश? मामलुक वंश। ठीक है, तो ये जो मामलुक वंश है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बलबन। ठीक है, अब गुलाम वंश, मामलुक वंश, इसको समझना, इसका पूरा नाम पूछा है तो देखो, जो हम बलबन का है, बलबन को हम जानते हैं गयासुद्दीन बाहुद्दीन बलबन के नाम से। एक बात तो ये हो गई, बाहुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक है, और इसी को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उम्मीद है इतना भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कर्जन, आपको याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन, भंग, ठीक है, या बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। कौन है ये भाई साहब? ध्यान से समझना, गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्टैब्लिश किया था, वो है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौमी आवाज का पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर है, क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूं, आंसर की पेपर जरूर डाउनलोड कर लो, वहां से पेपर करो, ज्यादा आसान होगा। आगे देखो, टेलीग्राम में आ जाओ। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बहुत फेमस है, 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम। क्या है? मॉर्ले मिंटो अधिनियम या मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। ठीक है मेरे भाई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ये बात है जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? तो आप कहोगे कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अध्यक्ष बने थे। इतना याद रहेगा आपको। हरिपुरा की ये बात है, कहाँ की बात है? हरिपुरा की। तो इसी समय पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा था। ये याद करवा रहा हूं मैं आपको, ये गारंटी ले लो। आगे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एआई का। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करो, फटाफट आंसर कर दो मेरे भाई। अब आखिरी क्वेश्चन, बस सांस लेनी है गहरी और कर दो। जॉन मैकार्थी, और जान लगा दो उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। तुम्हारा सिलेक्शन यहीं से होगा। इतने प्रैक्टिस सेट करवा देंगे हम एग्जाम से पहले। हर शनिवार को एक प्रैक्टिस सेट आता है, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने हमारे 50 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो मेरे भाई लगभग 5000 तगड़े सवाल आपने अपने दिमाग में कर लिए स्टोर। आ रही बात समझ में? अगला देखो, अगलेगा द्वीप, जिसमें भारत द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, किस देश में है? देखो, अगलेगा का जो प्रोजेक्ट था 2020 में शुरू हुआ था, 2021 में न्यूज में रहा। अगलेगा एक आइलैंड है जिसमें भारत हवाई पट्टी, रनवे बना रहा है। ये कहां पर है? क्या मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस? लगातार मामला है न्यूज में, ध्यान देना, मॉरिशस में। कहां पर? मॉरिशस हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा द्वीप है? अगलेगा द्वीप। कौन सा द्वीप है? अगलेगा द्वीप। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने एग्जाम्स की भरपूर प्रैक्टिस करें। नए तरीके की पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है जो आपको करंट अफेयर से लेकर नए तरीके से अपडेट कराएगी, कि सारा डेटा उसी एक पीडीएफ में मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।